और मोहब्बत की खूबसूरती तो यही है कि वो मिले तो महरम बन के मिले। तकरीबन रात 9 बजे वो लोग हमदान साहब के घर पहुंचे थे। उनका घर भेड़िया टाउन में था। आसिया बेगम तो इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह गई थी। एक बैग में उनके चंद कपड़े थे जो मुलाजमों ने आगे बढ़कर आसिया बेगम के हाथ से पकड़ लिया था। वो बहुत रोई थी। वो सब ही रोए थे। उन सब के लिए हादसा तकलीफ दे था। जितना रोना था तुमने रो लिया आसी। आज के बाद तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आएगा। वो कितनी संजीदगी से कह रहे थे। वो लाउंज में बैठे थे। आनम का सर दर्द से फट रहा था। तारिक ने जो किया था आज वो नाकाबिले फरमोश था। सुबह वो कितनी खुशी खुशी गई थी यूनिवर्सिटी दाखिले के लिए। अब एक ही रात में उनकी ज़िंदगी बदल गई थी। रज़िया, माहिन के साथ वाले कमरों को हानि और माहम बेटी के लिए साफ कर दो फटाफट। वो हुक्म दे रहे थे। माहम वो गौर से हर एक मुलाजिम को देख रही थी। उसकी तेज नज़रों ने मुलाज़िमीन की गिनती भी कर ली थी। गुलामदीन, खाना लगाओ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। जी साहब। मुलाजिम जो उन सबको हैरत से देख रहे थे, उसके हुक्म पर थोड़े चले गए थे। आप लोग भी फ्रेश हो जाएं बेटा। वो ऊपर दाएं तरफ माही का कमरा है, वहाँ चली जाएं और चेंज कर लें। फिर सब खाना खाते हैं। उनके कहने की देर थी। जवाद ने ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी थी। हानम और माहम आगे पीछे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थीं और आसिया बेगम भी सोफे से उठकर उनके पीछे जाने लगी थीं जब हमदान की आवाज़ गूंजी। कहाँ जा रही हो आसी? हमारा कमरा इधर है। आसिया बेगम के कदम रुके थे। वह इस बात में सर हिलाती हमदान के पीछे चली गई थी। माहम ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। ऊपर मरो, आनम ने उससे घूरते हुए कहा था और वो खिलखिलाती ऊपर की जाने बढ़ गई थी। मार्था के बिना जॉर्डन को घर काटने को धो रहा था। उसकी हालत बुरी थी। बाल बिखरे पड़े थे। शेव फड़ी हुई थी। अब उसका ख्याल कोई नहीं रखने वाला था। मॉम, आप क्यों चली गई हैं? खाली घर में उसकी आवाज़ गूंज कर रह गई थी। वो रो रहा था और फिर नम आंखें लिए अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो अब कुछ ढूंढ रहा था, कोई ऐसा सुराग जो उसे उस शख्स तक ले जाए जो उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार था। उसे याद था मार्ता अक्सर लकड़ी का बॉक्स खोले बैठी रहती थी। वो अब उसकी अलमारी खोले उस बॉक्स को ढूंढ रहा था। उसके सर पर खून सवार था। वो अपनी माँ की गई हर नसीहत को भूल गया था। कुछ देर बाद वो उस बॉक्स को ढूंढने में कामयाब हो गया था जिस पर मोटा सा ताला लगा था। लेकिन बहुत कोशिश पर भी उसे चाबी नहीं मिली थी। वो इस बॉक्स को पकड़े अब किचन की तरफ बढ़ रहा था। यकीनन वो इस ताले को तोड़ने वाला था। दान साहब का मोबाइल कब से रिंग कर रहा था। आसिया उलझन-ज़दा नज़रों से कभी मोबाइल तो कभी वॉशरूम के दरवाजे को देख रही थी जहाँ वो कपड़े बदल रहा था। कुछ देर बाद वो शलवार कमीज़ पहने बाहर निकले थे। आसिया बेगम को महसूस हुआ था जैसे वक्त उसको छू कर नहीं गुजरा था। वो आज भी उतने ही जवान नजर आ रहे थे जितने 22 साल पहले, बल्कि अब उसकी शख्सियत मज़ीद रूपदार हो गई थी। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक ज़रा सा गमे दौरां का भी वक़्त है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है आसी, अब ये तुम्हारा घर है। इसे तुमने ही संभालना है। वो शायद उसकी उलझन भांप गए थे। उससे पहले वो कुछ कहती, मोबाइल पर दोबारा रिंग हुई थी। मोबाइल की स्क्रीन पर हरशाम जबील चमक रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। उनके फ़ोन उठाने पर दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी थी। वालेकुम सलाम, कैसे हो हशाम बेटा? वो फ्रेश फ्रेश से पूछ रहे थे। जी अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तनाव बरहुदार, कैसे याद किया मुझे? वो अंकल बाबा साईं किसी फाइल का पूछ रहे थे। हशाम की बात पर हमदान साहिब का कहका उभरा था। ज़या जबील तुम्हें बिजनेसमैन बनाकर ही दम लेगा हशाम, मुझे यकीन है। वो दिलचस्पी से कह रहे थे। बस अंकल, जितना मर्जी दूर रह लूं बाबा साईं फिर मुझे घसीट लेते हैं इस बिजनेस की दुनिया में। हशाम ने गहरा सांस लेते हुए बताया। चलो कोई बात नहीं, मैं फ्री होकर खुद बात करता हूँ तुम्हारे बाबा से। तुम परेशान मत हो। हमदान साहब उसे तसल्ली देते फ़ोन बंद कर चुके थे। माहिन का कमरा बहुत खूबसूरत था। वहाँ मौजूद हर चीज़ बहुत कीमती थी। उसकी अलमारी में बहुत से नए कपड़े लटके हुए थे। वहाँ हमने चेंज कर लिया था। अलबत्ता हानम खिड़की खोले आस-पास का मुआयना करने में मगन थी। उसने कभी आसाइशों वाली और ब्रांडेड ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश नहीं की थी। वो नहीं जानती थी कि ज़िंदगी उसके साथ क्या करने वाली थी। चारों तरफ वैसे ही बड़े-बड़े बंगले थे। गलियाँ खुली और साफ-सुथरी थीं। ये ड्रेस मुझे अजीब तो नहीं लग रहा ना? माहम की आवाज़ पर वो चौंकी थी। उसने माहिन के कपड़े पहने हुए थे, जो बड़े थे, अलबत्ता शर्ट छोटी होने की वजह से ठीक लग रही थी।
अंकल ने हमारे कपड़े नहीं लाने दिए, अब मैं और क्या पहनती? हानम हानम के घूरने पर माँ बड़बड़ाई थी। आरजे मेरा मोबाइल दो। मिक्की चिल्लाया था। वो लोग रात के इस पहर बहरिया टॉप में वॉक कर रहे थे। मिक्की पिछले 1 घंटे से किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। तंग आकर आरजे ने उसका मोबाइल छीन लिया था। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? आरजे को गुस्सा आया था। रात की खामोशी में उनकी आवाज़ें गूंज कर रह गई थीं। शोर की आवाज़ पर हानम ने चौंक कर नीचे की जानिब देखा था। रोशनी में उसे घर बाहर से 2-3 लड़के गुजरते दिखाई दिए थे। वो एकदम चौंकी थी। स्याह रंग की जैकेट पहने घने बालों वाले लड़के पर उसे रूहान जबील का एहसास हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह। उससे अपनी ही सोच पर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। ना जाने वो शख्स कहाँ से उसके ज़हन में आ गया था। मुलाज़िमा उन्हें खाने के लिए बुलाने आई थी और वो सर झटकती खिड़की से हट गई थी। वो 5 मिनट में मुंह हाथ धोकर नीचे जाने के लिए तैयार थी। हम सुकून से आरामदेह बेड पर लेटी थी। उसे अपनी ज़िंदगी में आने वाली ये तब्दीली बहुत पसंद आ रही थी। आ जाओ माहम, खाना खाने चलते हैं। माहम ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसे पुकारा था। रुको हानी। माहम की आवाज़ पर वो पलटी थी। तुम कपड़े तब्दील नहीं करोगी? माहम ने पूछा था। क्यों, क्या हुआ इन कपड़ों को? अभी सुबह ही तो पहने थे। बिल्कुल नया सूट है मेरा। हानम हैरान हुई थी। नहीं, मेरा मतलब इस वाली अलमारी में सारे नए कपड़े हैं जो इस्तेमाल नहीं किए गए, तो इसलिए। माहम बात अधूरी छोड़ गई थी। मैं नहीं चाहती कि कल को हमदान अंकल की बेटी को पता चले और वो कहे कि हमने आते ही उसकी हर चीज़ पर कब्जा कर लिया। यार तुम आगे का क्यों सोचती हो? माहम चुनचुलाई थी। होता तो वही है जो नसीब में है। लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज़ पर जिस इंसान का नाम लिखा होता है वो उससे ही मिलती है। माम ने बेड से उतरते हुए कहा था। वो अक्सर चिढ़ थी हानम के फ़लसफ़ों से। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी और उसके पीछे-पीछे हानम भी। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद हमदान साहब उन्हें शॉपिंग करवाने मॉल लेकर आए थे। उन्होंने सबको उनकी पसंद और ज़रूरत की हर चीज़ दिलाई थी। वो पहली बार पैसा खर्च करके इतना खुश हुए थे। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये अक्सर रिश्तों के मामले में गरीब होते हैं। कुछ यही हाल सेठ हमदान का भी था, जिसके पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन खर्च करने वाले नहीं थे। सिवाय माही के जो उनके पास रहती ही नहीं थी। अब इतने सारे रिश्तों को पाकर वो काफ़ी खुश और खुद को पुरसुकून महसूस कर रहे थे। उनके होते हुए भी आसिया ने इतने साल गुर्बत में अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करते गुजार दिए थे। ये चीज़ उनके दिल में फांस की तरह अटकी थी। अब वो हर चीज़ का असाला करना चाहते थे, जो कि काफ़ी हद तक कर चुके थे। हानी बेटा, सुबह से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तैयारी कर ली आपने? वो बहुत प्यार से पूछ रहे थे। जी अंकल, देखा था मैंने। तैयारी क्या करनी है? अभी यूनिवर्सिटी जाकर ही कुछ इल्म होगा। हानम ने जवाब दिया था। ठीक है, मैंने रहीम ड्राइवर की ड्यूटी लगा दी है। वो पिक एंड ड्रॉप किया करेगा आपको। यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी काफ़ी फासले पर है। जी अंकल। वो बस इतना ही कह पाई थी। उसकी यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली थी, यानी उसकी रूटीन बदलने वाली थी। मेहरू और हानम दोनों कैफेटेरिया में मौजूद थीं। जन्नत रोड बहुत खूबसूरत है ना? हानम ने जूस का सिप लेते हुए कहा। हाँ, तुम्हें हर चीज़ में खूबसूरती नज़र आती है हानी। अब देख लो, सीमेंट पत्थर से बने उस रोड में ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हें यहाँ बैठना अच्छा लगता है? मेहरू मुस्कुराई थी। मैं नहीं जानती मुझे इस जगह में इतनी दिलचस्पी क्यों नज़र आती है। मैं नहीं जानती ये रोड मुझे क्यों अच्छा लगता है। शायद इसलिए इस रोड का नाम जन्नत है। वो खुद ही अपने सवाल का जवाब दे चुकी थी। कैफ़े के बिल्कुल सामने उनका डिपार्टमेंट था। अचानक उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट के अंदर जाते देखा था। ये स्टूडेंट्स इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हैं? क्या कोई ख़ास वजह है? अनम बड़बड़ाई थी। सब स्टूडेंट्स जल्दी से आ जाएं, आरजे सिंगिंग करने लगा है। डिपार्टमेंट के गेट पर खड़े होकर एक लड़के ने नारा लगाया था। आरजे के नाम पर अनम के कान खड़े हुए थे। उससे इतना याद था कि माहम और जवाद किसी आरजे के बहुत बड़े फ़ैन थे। वो दोनों भी स्टूडेंट्स के पीछे-पीछे डिपार्टमेंट में दाखिल हुई थीं। गेट से अंदर दाखिल होने पर दोनों तरफ ग्राउंड था। दाएं तरफ स्टूडेंट्स का एक हजूम लगा हुआ था। एक खुशगवार सी धुन आनम के कानों से टकराई थी और बेखुद सी उस हजूम की तरफ बढ़ती चली गई थी। एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा साइड पर हो जाएं प्लीज़। आनम ने आरजे के गिर्द घेरा डाले स्टूडेंट से दरख्वास्त की थी। वो उसे देखना चाहती थी और फिर पत्थर से बने बेंच पर गिटार हाथ में थामे गुनगुनाते शख्स को देखकर हानम को हैरत का एक शदीद झटका लगा था। उसे डिपार्टमेंट की पूरी बिल्डिंग अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हुई थी। रूहान जबील यहाँ? वो बड़बड़ाई थी। वो एक झटके से पीछे हुई थी। कॉलेज में होने वाली एक-एक बात और आरजे से मुलाकात उसकी आंखों के सामने घूम गई थी।
वो स्टूडेंट्स के हजूम से पीछे हटती जा रही थी। उससे कभी ख्वाब में भी रूहान जबील से दोबारा सामना करने का नहीं सोचा था। हानी, कहाँ जा रही हो तुम? इधर आओ जल्दी। मेहरू ने उसे पीछे हटते देखा तो कहा, लेकिन वो शौक थी। वो वापस कैफ़े चली गई थी, मिलेनियल्स कैफ़े, जो बहुत शानदार और जदीद तर्ज का नहीं था, बल्कि एक आम सा और सादा सा कैफ़े था। उसकी खूबसूरती वहाँ मौजूद दरख्त थे। लंबे और घने दरख्तों के नीचे बना ये कैफ़े आने वाले को अपनी तरफ खींचता था। कैफ़े के बिल्कुल सामने चन्नत रोड की दूसरी जानिब उनका डिपार्टमेंट था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एमएमजी। वो इस सब्जेक्ट में मास्टर्स करने आई थी और यही डिपार्टमेंट का नाम था। कितनी ही देर वो खामोश बैठी रही थी। क्या उसे सब याद होगा? या फिर वो मुझसे कोई बदला लेगा? अनम के ज़हन में सवाल किसी आंधी तूफान की तरह उठ रहे थे। क्या वाकई रूहान जबील ही आरजे है? उसे यकीन नहीं आ रहा था। जो भी है, लेकिन वो मेरे डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है? वो सच में घबरा गई थी। इससे पहले वो मुझे देखे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आनम ने फैसला किया, अपना बैग उठाया और यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। वो तेज तेज चल रही थी, जैसे अभी वो उसे देख लेगा और फिर टीचर जी कहकर उसका मजाक उड़ाएगा। बड़ा गेट बाहर से आने जाने वालों के लिए था, जबकि वो दूसरे थोड़े से फासले पर बने छोटे गेट की जाने बढ़ गई थी, जिससे बाहर निकलने पर एक छोटा सा रास्ता बना था जो ब्रिज तक जाता था। ये रास्ता पैदल आने जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए था, जिसके दोनों जानिब बाड़ लगी थी। वो अब तेज़ी से ब्रिज की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, जो डबल रोड क्रॉस करने के लिए बनाया गया था। तकरीबन 15 मिनट के वक्त में वो कैफ़े से ब्रिज क्रॉस करके अब हॉस्टल के गेट पर पहुंच गई थी। यूनिवर्सिटी की दूसरी जानिब हॉस्टल एरिया था, जो बाहर से ब्रिज की मदद से और अंदर से अंडरपास की मदद से यूनिवर्सिटी से मुलक्का था। अंकल, मैं सोच रही हूँ कि हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊँ। यहाँ से यूनिवर्सिटी का फासला बहुत है, काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर मेरी क्लासेस भी सेकंड टाइम होती हैं। अंकल रहीम सुबह जवाद को स्कूल छोड़ने जाते हैं और फिर 12 बजे मुझे यूनिवर्सिटी लेकर जाते हैं। फिर जवाद को लेकर आते हैं और फिर शाम को मुझे वापस। वो सारा दिन इसी काम पर लगे रहते हैं। वो आज पहले दिन यूनिवर्सिटी गई थी और उसे अंदाज़ा हो गया था कि बहरिया से यूनिवर्सिटी का सफ़र काफ़ी है और ट्रैफिक की वजह से वो आज पहले ही दिन लेट हो गई थी। बहुत सोचने पर उसने हमदान अंकल के सामने तजवीज़ पेश की थी, लेकिन हॉस्टल में रहने की क्या ज़रूरत है? आसिया बेगम परेशान हुई थी। अम्मी, परेशानी होगी ना सबको। अब 1-2 दिन तक वहाँ का रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर उसका एडमिशन होगा। ड्राइवर अंकल किस-किस को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देंगे? और फिर मेरी क्लासेस भी शाम तक होती हैं, बाकायदगी से नहीं होती। हानम ने तफ़सील से जवाब दिया था। हमदान अंकल गहरी सोच में थे। लेकिन बेटा, हॉस्टल में तो काफ़ी मुश्किल होगी ना? वहाँ का रहन-सहन, माहौल और फिर खाना-पीना? वो फ़िक्रमंद नज़र आ रहे थे। अंकल, मैं सँभाल लूँगी सब। अब एडमिशन लिया है, तो मुश्किलात भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना? वो मुस्कुराई थी। एक बार फिर सोच लें। जी अंकल, मैंने सोच समझ कर फ़ैसला किया है। हमदान, आप भी इसका साथ दे रहे हैं? ये तो जज़्बाती है, छोटी-छोटी बातों पर घबरा जाती है। एक दिन लेट हो गई तो क्या हुआ? हॉस्टल रहने की इजाज़त मैं नहीं दे सकती। अगर मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन मैं इसे हॉस्टल नहीं जाने दूँगी। आसिया बेगम ने अफ़ी से अपना फ़ैसला सुनाया था। अम्मी, आप यूँ कहें ना कि आपका दिल नहीं लगेगा हानि के बगैर। वहाँ ने मुँह बनाया था। और अम्मी, आप बिल्कुल मत जाने देना इसे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ड्रामे में डायलॉग सुना था कि हॉस्टल में रहने वाले लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। वहाँ ने अपनी तरफ से काम मुकम्मल किया था। बुरी बात वहाँ बेटा, ऐसा नहीं कहते। हमदान अंकल ने उसे टोका। हाय अल्लाह ना करे। आसिया बेगम का दिल दहल गया था, जबकि हानम के घूरने पर वहाँ ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। ऐसा कुछ नहीं है आसिया, वहाँ सब कुछ अच्छा है। वैसे तो वो लाहौर में रहने वालों को हॉस्टलाइज़ नहीं करते, लेकिन मेरे जानने वाले हैं, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। हमदान अंकल की बात पर हानम ने शुक्र अदा किया था। लेकिन हॉस्टल, मेरा दिल नहीं मानता हमदान। आसिया बेगम रूहान सी हुई थी। कुछ नहीं होता आसिया, माही को देखो, वो भी तो रह रही है और वो भी दूसरे मुल्क में। अपने बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वो हमेशा मुस्बित सोचते थे। आसिया बेगम जाने कायल हुई थी या नहीं, लेकिन उन्होंने अस्वात में सर हिला दिया था। सब कुछ बहुत अचानक हुआ था माही बेटा, बताने का टाइम ही नहीं मिला। वो माही से बात कर रहे थे। एक पल के लिए तो माही का दिल भी डर सा गया था अपने बाप की दूसरी शादी का सुनकर। हालांकि उसने ही मशवरा दिया था, लेकिन जल्द ही वो संभल गई थी। कोई बात नहीं पापा, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। तुम आसिया से बात करो, मैं आता हूँ कुछ देर तक। वो मोबाइल जिस पर वीडियो कॉल चल रही थी
आसिया बेगम को पकड़ाकर कमरे से बाहर चले गए थे। वो दोनों ही डर रही थीं। दोनों को खौफ था कि ना जाने सामने वाले का रवैया कैसा होगा। माही ने शाइस्तगी से सलाम किया था और उससे ज़्यादा प्यार से आसिया बेगम ने जवाब दिया था। चेहरे से ही माही को आसिया बेगम रहम दिल महसूस हुई थी। एक बात कहूँ आंटी, अगर आप बुरा ना माने, माही ने डरते डरते पूछा था। आंटी, मुझे नहीं पता माँ कैसी होती है, उसका प्यार कैसा होता है। मेरे लिए मेरी माँ मेरे पापा ही थे। उन्होंने बहुत मुश्किलों से पाला है मुझे। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ कभी मेरे पापा को मुझसे दूर मत कीजिएगा। मेरा इस दुनिया में उनके अलावा और कोई नहीं है। माही का दिल भर आ गया था। उसकी आंखें नम हुई थीं। बेशक उसने अपने बाप के चेहरे पर खुशी महसूस कर ली थी, लेकिन एक सुतीली माँ का जो हाका उसके सहन में बना हुआ था, वो डर गई थी। माही की बात सुनकर आसिया के दिल को कुछ हुआ था। उससे कभी ऐसा नहीं सोचा था। ये तो वक्त और हालात उसे यहाँ तक ले आए थे और वो अच्छे से जानती थी कि हमदान उसके बच्चों को अपने बच्चे ही समझ रहे थे और उनकी शफ़क़त और मोहब्बत दे रहे थे। बदले में वो खुद ऐसा ही करना चाहती थी। माही बेटा, आप परेशान ना हो। हमदान पर सबसे पहला और सबसे ज़्यादा हक आपका है। मैं मजबूर ना होती तो कभी आपसे हमदान को ना छीनती। शुक्रिया आंटी। माही को उनकी बातों में सच्चाई महसूस हुई थी। उसके अंदर तक सुकून उतर गया था। मेहरू ने खानम को वहाँ ना पाकर अपने आसपास नजरें दौड़ाई थीं, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आई थी। ये हानि कहाँ चली गई? वो हैरान हुई थी। वो खुद आर्ची की बहुत बड़ी मदाह थी। आर्ची उसके कज़न मुस्तकीम का दोस्त था। अक्सर व बेशतर मुस्तकीम से उसका जिक्र सुनती रहती थी। तस्वीरों में देखा था उसे, लेकिन कभी मिली नहीं थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि जिस रूहान जबीर का खानम जिक्र करती, वो आर्ची ही था। हानि! मेहरू ने पागलों की तरह आवाज़ लगाई थी और फिर हजूम से हट गई थी। अब वो उसका नंबर मिला रही थी। कहाँ हो तुम? उसके हेलो कहने पर मेहरू ने बाहर खाने वाले अंदाज में पूछा था। वो उसे डिपार्टमेंट और कैफ़े हर जगह ढूंढ चुकी थी। हॉस्टल में, हनम ने पुरसुकून से लहजे में जवाब दिया था। क्या लेने गई हो हॉस्टल? तुम्हें पता है ना अभी ये क्लास रहती है। मेहरू को समझ नहीं आ रहा था कि हनम को अचानक क्या हुआ था। मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए आ गई। हाय! सर में दर्द कब हुआ? अभी कुछ देर पहले तो तुम ठीक थी। मेहरू ने अचंभे से पूछा। यार, अब क्या फ़ोन पर ही पूरी तफ्तीश करोगी? जाओ जाकर क्लास दो और मेरे लिए भी नोट्स ले लेना। वो गुस्से से कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी। इसको क्या हो गया? मेहरू को समझ नहीं आ रहा था। अब वो भी कहाँ क्लास लेने वाली थी। मोबाइल बैग में डालने के बाद वो खुद भी डिपार्टमेंट से बाहर निकल आई थी। जब मेहरू को पता चला था कि हानम हॉस्टल रहेगी, उससे रो धोकर घर में सबको मना लिया था। वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। वो दोनों बचपन से एक क्लास और एक ही इदारे में पढ़ती आई थीं। अब कैसे मेहरू उसे अकेले जीने देती? और वो दोनों एक ही हॉस्टल में एक ही कमरे में रहती थीं। जॉर्डन उस बॉक्स का ताला तोड़ने में कामयाब हो गया था। अब वो उसे लिए छोटे से ड्राइंग रूम में बैठा था। उसकी आंखों में अभी भी नमी सी थी। दुख बहुत गहरा था, जो उसकी रूह तक को झुलसा गया था। बॉक्स में उसकी माँ और बाप की बहुत सी तस्वीरें थीं। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। जॉर्डन ने कभी अपने बाप को नहीं देखा था। तस्वीर में मौजूद शख्स बहुत ही वजीहा था। वो मुशरकी मर्द था। शायद इसलिए मार्था उस पर दिल हार गई थी। तस्वीरों के अलावा उस बॉक्स में से एक लॉकेट निकला था, जिस पर जबीर लिखा हुआ था। नफरत की एक लहर जॉर्डन के पूरे जिस्म में फैल गई थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मिस्टर जबील, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वो चीख रहा था। वो पागल हो गया था। हाँ, पागल, अपनी माँ के दुख में। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसी क्या आफत आ गई थी जो तुम यूं डिपार्टमेंट से भाग गए? मेहरू ने बैग को बेड पर फेंकते हुए सुकून से बैठी हानम से पूछा। वैसे ही मुझे भूख लगी थी। क्या तुम पागल हो हानि? मेहरू उसकी मंतक पर हैरान रह गई थी। तुम्हें क्या आफत पड़ी थी जो मेरे पीछे पीछे भाग आई हो? हानम ने उल्टा सवाल किया। क्योंकि तुम वहां से चली आई थी, मैं इसलिए आ गई। तो मैं भी इसीलिए आ गई थी कि वहां पर वो आ गया था। वो कौन? मेहरू उसकी बात पर चौंकी थी। वही रूहान जबील मनहूस। हानम ने मोबाइल को पटकते हुए कहा। कौन रूहान जबील? मेहरू हैरान थी। उसे नहीं पता था कि आरजे ही रूहान जबील था, जैसे हानम को नहीं पता था कि रूहान जबील ही आरजे था। वो ही तुम्हारा क्रश आरजे? हानम ने चले कुटे लहजे में जवाब दिया। क्या सच में? मेहरू को लगा था जैसे कोई धमाका हुआ हो। उसे याद आया था रूहान जबील जिससे कॉलेज में हानम की नाक में दम कर दिया था। उफ! क्या वाकई? क्या आरजे ही रूहान जबील है? वही रूहान जबील जो कॉलेज में था? हाँ, वही। हानम को कोफ्त हुई थी।
कसम खाओ, मेरे को गुस्सा रफू चक्कर हो गया था। अब वो दिलचस्पी से पूछ रही थी। उसके इस तरह कहने पर हानम ने उसे घूरा था, जबकि मेहरू ने ठीठपन से दांत निकाले थे। मज़ा आने वाला है। पता है वो हमारा ही क्लास फेलो है, हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे बैच का। क्या? मेहरू की बात सुनकर हानम करंट खाकर उछली थी। हाँ, मेरा कज़न बता रहा था। मैंने बहुत सुना था उसके बारे में। सुबह मैं उससे मिलूंगी। मेरा कज़न मिलवाएगा और तुम्हें मैं अपने कज़न से मिलवाऊंगी। मुस्तकीम उर्फ मिक्की, आरजे का बहुत अच्छा दोस्त है। मेहरू और भी कुछ कह रही थी, जबकि हानम की शक्ल देखने लायक थी। आंसू उसे अपने गले में अटकते महसूस हुए थे। वो हमारा क्लास फेलो कैसे बन गया? इसी साल उसने प्री मेडिकल में एफएससी की है। एमएससी से पहले पीएससी करनी होती है। डायरेक्ट मास्टर्स में कैसे आ गया? वो हैरत से पूछ रही थी। वो सब कर सकता है, कुछ भी। जितना मैंने सुना है उसके बारे में, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए मुश्किल होगा एडमिशन लेना। कोई ना कोई जुगाड़ लगा लिया होगा। मेहरू अपनी धुन में कह रही थी। वो नहीं जानती थी कि कॉलेज में आरजे ने हानम के साथ क्या किया था। हानम ने उसे कुछ नहीं बताया था। उसे हानम के चेहरे पर गौर नहीं किया था, जिस पर परेशानी वासिया थी। कैसी हैं आप बीजान? और बाबा साईं कैसे हैं? अशाम ने गाड़ी पार्क की और बाहर निकलते हुए कान से लगाए फ़ोन पर बीजान से पूछा था। मैं ठीक हूँ बेटा। तुम्हारे पापा पिछले 3 दिन से बिजनेस टूर पर गए हैं। मेरा फ़ोन नहीं उठाया और ना खुद कॉल की है। बीजान अफसरदा से कह रही थी। उनके लहजे में दुख महसूस करके अशाम का दिल दुखा था। एक बात पूछूं आपसे बीजान? अशाम ने मॉल में दाखिल होते हुए पूछा था। वो कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने आया था। हाँ पूछो बेटा। बीजान, बाबा साईं आपसे उतनी मोहब्बत क्यों नहीं करते जितनी छोटे बाबा साईं, हैदर जबील, जिन्हें सब लोग शाह जबील कहते थे। छोटी माँ आयशा जबील। से करते थे? उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी छोटे बाबा साईं ने दूसरी शादी नहीं की। वो अब तक उन्हें चाहते हैं। और एक मेरे बाबा साईं हैं, जिन्हें आपकी ज़्यादा फिक्र नहीं होती। जिस सवाल से बीजान डर रही थी कि उनकी औलाद उनसे वो सवाल न कर ले, वही सवाल आज हशाम के लबों पर आ ही गया था। बीजान का दिल दुख से भर गया था। वो ज़या जबील की पसंद नहीं थी। वो उनसे उम्र में बड़ी थी। बीजान से शादी ज़या जबील ने अपने ख़ानदान की रवायत के लिए की थी। उनके ख़ानदान में लड़के और लड़कियों की शादी सैयद ख़ानदान में ही की जाती थी। नहीं तो ऐसी बात नहीं है बेटा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ख्याल भी रखते हैं। बीजान ने झूठ बोला था। अच्छा मुझे कुछ काम है, हम फिर बात करते हैं। वो हशाम की बात सुने बिना ही फ़ोन बंद कर चुकी थी। हशाम एक गहरी सांस लेकर रह गया था। वो सर झटक कर कुछ चीज़ें चेक करने शेल्फ की तरफ बढ़ा था, जब अचानक चौंका। उससे कुछ फासले पर एक लड़की सफ़ेद स्कार्फ से हिजाब किए खड़ी थी। उसके चेहरे का रुख दूसरी जानिब था। हशाम ठटका था। उसे सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े कॉलेज के कमरे में बैठी उम्मे खानम याद आ गई थी। वो बेख्तियार ही उस लड़की की जानिब बढ़ा था। एक्सक्यूज़ मी। हशाम ने पुकारा था। लड़की ने मुड़कर देखा था और फिर अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो हैरान रह गई थी। हशाम जबील। माही का मुंह हैरत से खुल गया था और शर्चों पंचों में मुब्तला उस दुश्मनी जहाँ को तकने लगी थी। कभी खुद को खुद से झगड़ते देखा, कभी शब पे तन्हाई में खुद को तड़पते देखा। रोए इतना कि दामन भिगो दिया आंसुओं से, तो कभी रोते रोते खुद को मुस्कुराते देखा। कभी नाराज हुए खुद से इतना कि मर जाना चाहा, तो कभी आईने में खुद को मनाते देखा। कभी मुस्कुराने लगे देखकर तस्वीर तेरी, तो कभी आंसुओं में खुद को डूबते देखा। कभी जुनून इश्क में लिख दिया नाम तेरा दीवारों पे, तो कभी बेबसी में तेरा नाम खुद को मिटाते देखा। कभी बहुत तड़पा मैं तेरी यादों के आलम में, तो कभी तुझे याद करके खुद को बहलाते देखा। इतना सब होने के बाद फ़क़्त एक तजर्बा हुआ हासिल। तेरे बाद जब भी देखा तो खुद को संभलते देखा। अगले दिन हानम खुद को बहुत पुरसकून करके डिपार्टमेंट गई थी। उससे खुद से अहद किया था कि वो आरजे को पहचानेगी नहीं और उसे भी मैं याद नहीं होंगी। हानम ने खुद को तसल्ली दी थी। वो दोनों अभी डिपार्टमेंट से कुछ फासले पर थीं, जब दूसरी जानिब से उछलते कूदते डिपार्टमेंट की तरफ आते मिकी की नज़र मेहरू के साथ चलती हानम पर पड़ी थी। वो दंग रह गया था। वो एक झटके से रुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेहरू के साथ जो लड़की थी, क्या वो वाकई वही थी जिसे वो जानता था? वो 100% वही थी। हानि। मिकी ने सिरे लब दोहराया था। उसे कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो हानि को यूं अपने सामने देखेगा। मिकी।
मेहरू की आवाज़ पे उसका सकता टूटा था। मेहरू हानम को अपने साथ लिए उसी की तरफ बढ़ रही थी। कहाँ गुम होते हो तुम मिकी? इससे मिलो, ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, उम्मे हानम उर्फ हानी। असल झटका मिकी को अब लगा था। उसे महसूस हुआ था कि उसके कानों ने कुछ गलत सुना हो। उम्मे हानम, ये नाम वो कितनी मर्तबा आरजे के मुंह से सुन चुका था। उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि हानी ही उम्मे हानम थी। और हानी, ये मेरा कज़न है, मुस्तकीम उर्फ मिकी। सब इसे मिकी ही बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हानम ने मुस्कुराकर सलाम किया था। उसे वो लड़का होलिये से थोड़ा अजीब लगा था। मिकी ने हाथ बढ़ाकर अपनी पेशानी पर आए पसीने को साफ किया था। अगर आरजे को पता चल गया कि इससे आगे वो सोच नहीं सका था। मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। वो बिना सलाम का जवाब दिए वापस पलट गया था। मिकी, बात सुनो, तुम आरजे से मिलने आए होगे ना? प्लीज़ मुझे उससे मिलवा दो। मेहरू चिल्लाई थी, लेकिन वो तेज तेज कदम उठाता स्टूडेंट्स के हजूम में गायब हो गया था। तुम्हें क्या ज़रूरत है आरजे से मिलने की? आनम का मूड बिगड़ा। वैसे ही यार, दिल कर रहा था। आरजे कौन सा रोज़ डिपार्टमेंट आता है? कल आया था, इतने दिनों में। आज पता नहीं वो आएगा या नहीं। मेहरू उससे मिलना चाहती थी, जबकि हानम ने उसकी इस ख्वाहिश पर अफसोस किया था। हशाम, आप? माही को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने हशाम जबील खड़ा था। और तो और उससे खुद ही माही को मुखातिब भी किया था। माफ़ कीजिएगा, मैं कोई और समझा था। वो मासत करता पलट गया था। बात तो सुने हशाम। वो उसके पीछे लपकी थी, अलबत्ता एकदम डूब कर उभरा था जब हशाम ने किसी और का जिक्र किया था। पिछले कुछ ही दिनों से माही के सर में दर्द रहने लगा था और बाल भी रूखे से हो रहे थे। आसिया बेगम ने उससे 3-4 ऑयल को मिक्स करके बालों में लगाने का कहा था। इस वक्त उससे वही काम किया था हुआ था। एला को कुछ चीज़ें लेनी थी। वो माही को ज़बरदस्ती उठा लाई थी और माही ने बालों को बांधकर गले में लटका सफ़ेद स्कार्फ सर पर हिजाब की तरह चिपके लिया था, जिस पर हशाम धोखा खा गया था। आप यहाँ किसे ढूंढ रहे थे? माही ने उसके पीछे चलते हुए पूछा था, जबकि हशाम को कोफ्त हुई थी। वो अब खुद को कोस रहा था कि किसी भी अनजान लड़की को मुखातिब करने की क्या ज़रूरत थी। आपको इससे मतलब, मिस माहिन? उससे ठहरकर सर से लहजे में पूछा था। माही के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ा था। नहीं, मैं वो। माही से कोई जवाब नहीं बना था। अल्लाह हाफ़िज़। वो सपाट लहजे से कहता आगे बढ़ गया था, जबकि माही एक बार फिर उसे नम आंखों से चाहते हुए देख रही थी। वो दोनों सेमिनार रूम में बैठी थी। आनम ने शुक्र अदा किया था, अब तक उसे आरजे कहीं नजर नहीं आया था। डिपार्टमेंट में मौजूद डिबेटिंग एंड लिटरेरी सोसाइटी ने एक सेमिनार रखा हुआ था। इस सोसाइटी का मकसद स्टूडेंट्स में और खास तौर पर नए आने वाले स्टूडेंट्स में शौक को उजागर करना था। ये सोसाइटी डिपार्टमेंट में हर हफ्ते में एक बार सेमिनार करवाती थी, जहाँ स्टूडेंट्स को बोलने का मौका दिया जाता था। पैनल डिस्कशन होती थी, स्टूडेंट्स अपने लीडर्स खुद चुनते थे और फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस शुरू होती थी। सोसाइटी का प्रेसिडेंट मोहम्मद उस्मान मलिक डिपार्टमेंट का सबसे सीनियर स्टूडेंट था, जो काफ़ी ज़हीन और समझदार इंसान था। आहिस्ता आहिस्ता सेमिनार रूम स्टूडेंट से भरने लगा था। डिपार्टमेंट के 2 टीचर्स वहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर मौजूद थे। हानम को ये सब काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। प्रेसिडेंट की पर्सनैलिटी अच्छी है, हानम ने कमेंट किया था। सेमिनार शुरू हो चुका था। डाइस पर खड़े हुए उस्मान मलिक ने बोलना शुरू किया था। मैं यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा सेमिनार करवाने का मकसद स्टूडेंट्स को बोलने का मौका देना है। हर इंसान के जहन में हर मौजू से मुतल्लिक कुछ न कुछ सवाल होते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब देने में हर बार नए मौज़ूआत को ले आता हूँ। सलाम दुआ के बाद वो शायद सही से कह रहा था। इस बार मेरा मौजू बहुत आम सा है, लेकिन सिर्फ सुनने और देखने में। मैं और मेरी टीम इस मौजू पर रोशनी डालना चाहेंगे, कुछ अलग तरीके से। आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब। आज का हमारा मौजू है, इस्लाम से लोग डरते क्यों हैं? लोग इस मज़हब को एक फ़ोबिया समझते हैं। क्या मतलब इसका? अब मज़हब पर बहस होगी? हानम को बुरा लगा था। सुन तो लो यार, वो क्या कह रहा है, बाकी बाद में फैसला करना। मेहरू ने उसे चुप करवाया। हम इन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे कि किन वजूहात की बिना पर लोगों को इस्लाम फ़ोबिया है और किन बातों और कामों से हम इस फ़ोबिया को और इस्लाम के साथ लगे दहशतगर्दी के टाइटल को ख़त्म कर सकते हैं। उससे अपने पहले मेंबर को दावत दी थी, जिसने इस्लाम की हकीकत पर रोशनी डाली थी और बताया था कि कैसे इस्लाम अमन और सलामती वाला दीन है। उसकी तकरीर सुनकर स्टूडेंट्स काफ़ी पुरजोश हो गए थे। इस्लाम एक हकीकी और बेहतरीन मज़हब है। अब इस पर मैं अपनी बहुत होनहार टीम मेंबर को दावत दूंगा
वो लड़की स्टेज पर आई थी और उसने दलाइल और वाक़यात से साबित किया था कि इस्लाम एक बेहतरीन और हकीकी मज़हब है। ये मौज़ू ऐसा था कि वहाँ बैठा कोई भी स्टूडेंट मज़हब पर सवाल नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि नए साल का आगाज़ था, तो सेमिनार का आगाज़ भी अल्लाह और उसके दीन से किया गया था। एनी क्वेश्चन? लड़की ने तकरीर करने के बाद स्टूडेंट से पूछा था। उसकी तकरीर पर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। बेशक वो अच्छा बोलती थी। आई हैव अ क्वेश्चन मिस। आवाज़ पर सबने पलट कर देखा था। आरजे सबसे आखिर में बैठा था और इस वक्त वो खड़ा था अपना सवाल लिए। ये कब आया? आनम ने उसे देखकर अपना चेहरा छुपाया था, जैसे वो उसे ही ढूंढ रहा हो। आपने कहा कि इस्लाम एक हकीकी मज़हब है। मैं इस मौजू में कुछ कहना चाहूँगा। क्या मैं वहाँ आ सकता हूँ? उसने पूछा था। यस, श्योर प्लीज़। उस्मान मलिक ने उसे आने की इजाज़त दी थी। वो पूरे इत्मीनान से कदम उठाकर स्टेज की तरफ बढ़ा था। ये क्या करने वाला है? आनम को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे यकीन था वो कुछ उलट ही बोलने वाला था। डाइस पर पहुंचने के बाद आरजे ने अपना मोबाइल सामने नजर आती स्क्रीन यानी प्रोजेक्टर से अटैच किया था। अचानक स्क्रीन पर एक बहरी जहाज नजर आने लगा था। वहां बैठा हर स्टूडेंट हैरान था। सब दिलचस्पी से उसे देख रहे थे। वो नहीं जानते थे कि इस जहाज का मजहब से क्या ताल्लुक था। अब वो डाइस से स्टेज की तरफ चला गया था। ये जो आप एक बहरी जहाज़ देख रहे हैं ना, ये आपको पागल कर सकता है। आरजे ने बोलना शुरू किया था। स्टूडेंट्स तवज्जो। अब मैं आपको एक पहेली बताने लगा हूँ, जिसने गुज़िश्ता 2000 वर्ष से इंसानी दिमाग को पिलपिला किए रखा है। जो दिमाग की वुसअत बढ़ती जा रही है, उतना ही ये मौमा दही बनाता जा रहा है दिमाग की। आप भी सुनिए और दिमाग के पेश झीले कीजिए। ये मामा 50 वर्ष बाद अजमेसी दौर के एक यूनानी ड्रामा निगार और राइटर प्लूटार्च ने अपने ड्रामे बादशाह थेसिस की ज़िंदगी में पेश किया है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह और नौजवान अथीना शहजादी दूर दराज के रोमी जजीरे से लकड़ी के एक बहरी जहाज़ में सवार हुए और यूनानी जज़ायर की सैर फरमाई। ये शाही जोड़ा यूनानियों में बहुत मोतबर समझा जाता था, बल्कि यूनान के मरकज़ एथनीस का नाम ही एतना शहजादी के नाम पर है। बाद में रफ्ता रफ्ता एथेंस के बासियों ने उस तारीखी जहाज़ को थीसिस का जहाज़ नाम देकर तबर्रुक के तौर पर अपनी बंदरगाह में खड़ा कर लिया। यहाँ तक कि 250 बरस बीत गए और बादशाह डेमट्रेस का दौर आ गया। इस दौरान जैसे जैसे और जहाँ जहाँ जहाज़ की लकड़ी शिकस्ता होती गई, उसकी जगह नई लकड़ी लगाकर जहाज़ को दुरुस्त कर लिया जाता। कुछ अरसे बाद पूरे जहाज़ में कोई हिस्सा भी ऐसा न रहा जो तब्दील ना किया गया हो। इस ज़माने के फ़िलासफ़रों ने उस जहाज़ के मुतालिक अजीब ख़यालात रखे। कुछ फ़िलासफ़र कहते थे कि चूँकि पूरा जहाज़ तब्दील हो चुका है, इसलिए अब ये मुतबर्रिक जहाज़ नहीं रहा। कुछ ने कहा कि इन तब्दीलियों के बाद भी ये वही जहाज़ है। वो एक पल के लिए खामोश हुआ था और फिर बोलना शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, प्लूटार्च पूछता है कि आपका क्या ख्याल है? यकीनन आप में से ज़्यादातर यही सोचेंगे कि ये ऐन वही जहाज़ है। अगर ऐसा है तो आगे सुनिए। सदियों बाद 16वीं सदी में थॉमस होब्सान्स ने इस मौमे पर काम करना शुरू किया। उसने हल देने की बजाय जानबूझकर मौमा मज़ीद पेचीदा कर दिया। पहले तो कुछ भी राय रख सकते थे, मगर अब जो भी राय रखेंगे, हर सूरत में नताइज संगीन हो सकते हैं। जैसे अगर कायनात में हमारी ज़मीन के अलावा कहीं और ज़िंदगी भी है, तो वाह वाह! और अगर हम अकेले हैं तो शदीद शावा। उसकी बात पर हॉल में स्टूडेंट्स की धीमी धीमी हंसी की आवाज़ गूंज गई थी। थॉमस ने इस मामले में मज़ीद तफसील शामिल करते हुए कहा कि बिलफ़र्ज़ इस मुतबर्रिक जहाज़ के पिछले तमाम तख्ते और जो भी तब्दील किया गया था, उनसे जहाज़ दोबारा बनाकर बंदरगाह में खड़ा कर दिया जाए, तो अब आपके पास 2 जहाज़ होंगे। एक तब्दीलियों में से गुजरा हुआ जहाज़ और एक असल लकड़ी से बना हुआ जहाज़। सवाल पैदा होता है कि उनमें से थीसिस का जहाज़ कौन सा है? वो एक बार फिर खामोश हुआ था। आनम आंखें सुकेड़े और कान खोले उसे सुन रही थी। वो काफ़ी दिलचस्प बातें कर रहा था। स्टूडेंट्स के जहन में खलबली सी मच गई। प्लूटार्च से पहले हेराक्लिटस और प्लेटो भी इसी किस्म का सवाल पूछ चुके थे। उन्होंने पूछा था कि एक लकड़हारे ने अपने कुल्हाड़े का दस्ता तब्दील करवाया। कुछ अरसे बाद दस्ते में लोहे की तेज धार तब्दील करवा ली। क्या वो कुल्हाड़ा वही है या कोई और हो चुका है? थॉमस ने यहाँ भी पंगा लिया और पूछा, क्या कुल्हाड़े के कदीम पुर्जों को जोड़कर अगर कुल्हाड़ा बना लिया जाए, तो अब 2 कुल्हाड़े हो गए। सवाल ये है
कि असल वाला कुल्हाड़ा कौन सा है? हॉल में गहरी खामोशी छाई थी। पहले वाला कुल्हाड़ा असली है। जिस लड़की ने तकरीर की थी उससे बिला इख्तियार ही जवाब दिया था। नहीं, बाद वाला असली है होगा। एक स्टूडेंट ने हॉल से जवाब दिया और लड़की की नफी की थी। आरजी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। एक दिलचस्प खेल का आगाज हुआ था। इस फलसफियाना मुआवजे का साइड इफ़ेक्ट अभी कुछ अर्सा पहले एक कानूनी जंग की सूरत में नजर आया था। तफसीलात के मुताबिक 1854 में अमरीकी जंगी जहाज़ यूएसएस कॉन्स्टेलेशन बनाया गया और उसने 100 बरस अमेरिका की सर्विस की। रफ्ता रफ्ता उस खेत से तब्दील होते गए। तब उसे बॉल्टीमोर के अजायब घर में मुंतकिल कर दिया गया। 1990 में उस जहाज़ के कदीम हिस्सों को जोड़कर जहाज़ दोबारा तख्लीक कर लिया गया। तारीखदानों ने केस दायर कर दिया कि तब्दीलियों में से गुजरा हुआ जहाज़ ही असली है। पुरानी लकड़ी वाले जहाज़ को यूएसएस कॉन्स्टेलेशन ना कहा जाए। ये केस 2004 तक भी हल ना हो सका और अब जब भी कोई अफसर रिटायर होता है और नया अफसर आता है, वो अपनी मर्जी से किसी एक जहाज़ को असल मान लेता है। तब उसके खिलाफ हस्बे ज़ायका साजिशें शुरू हो जाती हैं। जापान में शिंटो मज़हब की इबादत गाहें मजहबी रसूम के सिलसिले में हर 20 बरस बाद दोबारा तामीर होती हैं, मगर फिर भी उन्हें कदीम इबादत गाहें कहा जाता है। एक इबादत गाह 62 बार तामीर नौ से गुजरी, फिर भी वो कदीम कहलाती है। जबकि दूसरी मज़ाहिब के लोग इस शिंटो इबादतगाहों की कदामत को तस्लीम नहीं करते। हेराक्लेटस ने इस मामले का हल पेश करते हुए कहा था कि जब तुम दरिया में कदम रखते हो तो हर लम्हा ना दरिया रहता है और ना ही तुम, लेकिन इस तब्दीली से शनाख्त नहीं बदल जाती। थॉमस ने एतराज़ किया कि भैया, दरिया में सिर्फ पानी बदलता है, किनारे नहीं बदलते, इससे दरिया की मिसाल गलत है। हर दौर में मुख्तलिफ फ़लसफ़ियों ने इस मामले का हल पेश किया है, मगर उन तशरीहात में नुकाइस हमेशा मौजूद रहे। हर हल अपने आप को गलत साबित कर देता था। ये सब फ़लसफ़ियों का ख्याल था। अब आते हैं साइंस की तरफ। कुछ पल खामोश होने के बाद वो दोबारा बोलना शुरू हुआ। आज 21वीं सदी में ये मौमा जो का तू मौजूद है और कई अशकाल में सामने आता है। बिलफर्ज एक इंसान के जिस्म के तमाम अज़लात रफ्ता रफ्ता ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, दिल और दिमाग समेत। तब उस इंसान की असल शनाख्त क्या होगी? अभी ऐसा मुकम्मल तौर पर हुआ तो नहीं, मगर मुस्तकिल करीब में होने लग जाएगा। हर 5 से 7 बरस के अंदर इंसान में मौजूद तमाम आइटम नए आइटमों से तब्दील हो जाते हैं। इस दौरान शक्ल सूरत और जिस्म भी बदल जाता है। पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक इंसान कई बार बदलता है। जो एटम बराह रास्त हवा में छड़ जाते हैं, वो किसी न किसी सूरत किसी और इंसान के जिस्म में शामिल हो जाते हैं। यानी आपके जिस्म में चंद अरब एटम शायद इलामा इकबाल के हों, कुछ एटम कायद-ए-आज़म के होंगे, कुछ हिटलर के और कुछ गौतम बुद्ध के भी होंगे। आपके अपने एटम भी दूसरे मुतल्लिका या गैर मुतल्लिका इंसानों में होंगे। कह सकते हैं कि आपकी बेशुमार लाशें इस वक्त आपके जिस्म से बाहर किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि पैनाडोल खा लें। यानी दरिया तो बदलता ही है, तुम ज़्यादा बदल जाते हो, बल्कि बिल्कुल नए जिस्म के मालिक हो जाते हो। तो सवाल पैदा होता है कि असली वाले आप कौन हैं? हर इंसान में उसका अपना जिस्म तो मौजूद ही नहीं, दूसरे जिंदा मुर्दा इंसानों से उधार लिया हुआ है। उससे स्टूडेंट से सवाल किया था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। यही थेसियस के जहाज़ वाला मौमा है, जो खुद तब्दीली से नहीं गुजर रहा, जूं का तू वहीं खड़ा है। वो स्टेज पर कभी दाएं तो कभी बाएं चल रहा था। तो ये था थीसियस का जहाज़ का मामा, जो 7 समंदर अबूर करता है और ज़्यादातर लाजवाब रहता है। अब आप मुझे बताएं मिस, कि आपने कहा इस्लाम हकीकी मज़हब है। जब से दुनिया बनी है बहुत से मज़ाहिब गुजरे हैं। आपके खुदा ने 4 पैगंबरों पर किताबें नाजिल की हैं और आखिर में कुरान नाजिल किया और इस्लाम को हकीकी मज़हब करार दे दिया। यानी इबादत खुदा ही की करनी थी। सभी मज़ाहिब में तो कदीम मज़ाहिब बहुत सी तब्दीलियों से गुजरकर मौजूद दौर तक पहुँचे हैं। सवाल ये है कि मज़हब की अव्वल साख्त पर इसरार किया जाए या तब्दीलियों में से गुजरे मज़हब पर एतमाद किया जाए। आपने कहा था कि पहले वाला कुल्हाड़ा असली था और आप अपनी तकरीर में कह रही हैं कि बाद में आने वाला इस्लाम हकीकी मज़हब है, इससे पहले वाले नहीं। मेरा आपसे सवाल है मिस, कि अगर कुल्हाड़ा पहले वाला असली और हकीकी था, तो तब्दीलियों से गुजर कर आखिर में आने वाला मज़हब इस्लाम हकीकी कैसे हो सकता है?
आरजे ने लड़की की तरफ रुख करके पूछा था। लड़की समेत पूरे हॉल को सांप सूंघ गया था। वहाँ बैठे किसी शख्स से गुमान नहीं किया था कि वो उन्हें उन्हीं के मौज़ों में पूरी तरह से फंसा देगा। हानम का मुंह हैरत से खुल गया था। वो जानती नहीं थी कि आरजे क्या चीज़ था। क्या वो इतनी गहराई में जाता था चीज़ों को लेकर? उसे अपने ज़हन में दूर रुकी एक टीस उठती महसूस हुई थी। ये लोगों को गुमराह करना चाहता है। हानम ने गुस्से से पास बैठी मेहरू के कान में कहा था। आरजे को लाखों लोग जानते थे और लाखों लोग ये भी जानते थे कि वो मुल्खत था। उसका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि उसका ताल्लुक़ सैयद ख़ानदान से था। अगर वो गुमराह कर रहा है तो लोगों को उसके सवाल का जवाब देना चाहिए ताकि गलतफ़हमी दूर हो। मेहरू ने जवाब दिया। सवाल हानम के मज़हब पर उठाया गया था। वो तिलमिला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे आरजे को। उसे फ़लसफ़े का ज़्यादा इल्म नहीं था। उसे तो साइंस पढ़ने के बावजूद इतना इल्म हासिल नहीं हुआ था जितनी बातें वो कर गया था। दोनों टीचर शॉक बैठे थे। कोई है जो मेरे सवाल का जवाब दे? कोई भी? उसे चिल्लाकर हॉल में बैठे स्टूडेंट से कहा था। वो शो ऑफ नहीं करवा रहा था, लेकिन हानम को ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वो शो ऑफ कर रहा है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। वो तो सिर्फ अपने ज़हन में पलते सवालात के जवाब लेने आया था। सब खामोश थे, किसी के पास भी जवाब नहीं था। कोई दलील, कोई लॉजिक नहीं था किसी के पास। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आनम ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली थी और फिर एकदम अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो वहाँ बैठे तकरीबन हर स्टूडेंट से कम अतमाद थी, लेकिन उससे मज़हब पर सवाल बर्दाश्त नहीं हुआ था। सबने पलटकर उसे देखा था और इस पर हैरान होने की बारी आशे की थी। उसने भी कभी सोचा नहीं था कि वो उम्मे हारम से दोबारा मिलेगा। वो भूलने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में चमक उभरी थी। एक बार फिर वो उसके सामने खड़ी थी, यानी आरजे के सामने। आप साइंस की बात कर रहे हैं, जबकि साइंस से ज़्यादा जदीद मज़हब है हमारा। अभी मेरे पास आपके सवाल का दलील के साथ जवाब नहीं है, लेकिन मज़हब का ताल्लुक अकीदत और ईमान से होता है। और अकीदत किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, ये आपको क्या पता? ना जाने क्यों उसका लहजा आखिर में तंजिया हो गया था। आरजे ने अब्रू उचकाकर उसे देखा था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बदल कर भी कुछ नहीं बदला। तस्वुर अकीदत के गिर्द घूमती निस्बत निस्बत एक ही है, अकीदत एक ही है, अल्लाह एक ही है। जो उसे मानता है वो ही असल है, वो ही हक पर है। हानम जज्बाती हो गई थी। अब की बार हॉल तालियों से गूंज उठा था और उसकी शुरुआत स्टेज पर बैठे टीचर्स ने की थी। वहाँ बैठा तकरीबन हर शख्स अल्लाह को मानता था। आरजे ने कहका लगाया था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मिस उम्मे हानम। जज़्बात से नहीं, दलाइल से जवाब दें। कोई लॉजिक लाएं। मैं इन जज़्बात पर यकीन नहीं रखता। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। 1.5 घंटा कैसे गुजर गया था पता ही नहीं चला था। स्टूडेंट्स के लिए आज का सेमिनार बहुत दिलचस्प रहा था। आज के सेमिनार का वक्त ख़त्म हो चुका है। आपको आपके सवाल का जवाब हम नेक्स्ट सेशन में देंगे। उस्मान मलिक ने आगे बढ़कर बात को संभाला था और आरजे मुस्कुराता अपना मोबाइल उतारकर स्टेज से नीचे उतर गया था। उसकी मुस्कुराहट में तंज समाया था। वो सबसे पहले हॉल से बाहर निकला था, लेकिन जाते जाते जो स्टूडेंट्स उसको नहीं जानते थे उन्हें दिलो जान से मुतासिर कर गया था। ये कौन था? स्टूडेंट्स सरगोशियाँ कर रहे थे। हर तरफ आरजे की फिजा बुलंद थी। वो उन्हें सोचने की एक नई जोह देकर गया था, जबकि हानम का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो तब्बू सी लड़की थी, ना जाने उसमें जोश कहाँ से आ गया था। सेमिनार खत्म हो चुका था। सब बारी बारी बाहर निकल रहे थे। शायद वो अगले सेशन तक भूल भी जाते, लेकिन यहाँ से आगाज़ हुआ था तो सल्फाइड्स की एक अजीबो गरीब दास्तान का, जिसका अंजाम कोई नहीं जानता था।